तो अब तक हम कनकेव मिरर खत्म कर चुके हैं। अब हमें जो स्टार्ट करना है दैट इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कन्वेक्स मिरर में क्या सीन रहता है और कन्वेक्स मिरर के क्या क्या रूल रहते हैं। हमें ये पता है कन्वेक्स रूल डाइवर्जिंग होता है, लाइट आती है तो वो बाहर दूर भाग जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, दूर भागती है, जिस वजह से हमें चांसेस होते हैं कि इमेज ना बन पाए। हम ये देखते हैं कि बिकॉज ऑफ कन्वेक्स मिरर जो वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो लाइट नहीं मिल पाती है। तो इसमें क्या केसेस होते हैं एक एक करके हम रूल पढ़ लेते हैं और इसके ज्यादा केस नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा क्यों होगा वो भी मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप समझो, इसमें दो चार रूल है। सबसे पहला एक, जैसे आप समझ चुके हो, ये वाली चीज आपका कन्वेक्स होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है और इसमें ये पीछे की तरफ से पॉलिश्ड होता है तो लाइट यहाँ से आएगी। अब आप यहाँ पर ये चीज समझ चुके हो, फोकस और सेंटर यहाँ क्यों बन रहे हैं उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो सबसे पहला केस है कि पैरेलल लाइन आ रही है, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो वो क्या हो रही है, जैसे ही वो स्ट्रेट आती है ना, अब ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो जैसे ये इससे टकराएगी इस सरफेस से तो ये कन्वर्ज नहीं होगी। जैसे मान लो अगर मैं कोई एक और लाइट लाऊंगा ऐसे पैरेलली, तो वो क्या है ना, वो दोनों लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो दूर भाग जाएगी, वो एक दूसरे के पास नहीं आएगी। तो इसकी क्या है, रिफ्लेक्टेड अवे हो गया, और इसमें भी ऐसे सेम यहाँ पे भी होगी तो रिफ्लेक्टेड अवे हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगी। तो अब इस केस में इमेज तो बनेगी नहीं, तो हमें वही चीज समझनी है यहाँ पे कि जब इस केस में इमेज बनती नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ना तो कोई फोकस होता, क्योंकि याद है कनकेव मिरर मैंने रील दिखाई थी, क्या हुआ था, एक जगह पे एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मिले थे जिस वजह से हमने फोकस बनाया था। बट इसमें क्या है, लाइट मिलेंगी ही नहीं। तो जब लाइट भाई मिलेगी ही नहीं आपस में, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि जो फोकस है ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो बनेगा ही नहीं, पर इसको हम इमेजिन करके बिहाइंड द मिरर बनाते हैं और फिर वहीं पर उसका सेंटर भी बनाते हैं। तो हम सबसे पहला केस देख रहे हैं, एक लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो आपको बस याद रखना, अगर एक लाइट पैरेलल आ रही है तो कुछ नहीं है, वो डाइवर्ज हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। और जैसे वो दूर भाग रही है तो इस तरीके से वो दूर भाग रही है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ से, जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ से, तो हम सोच रहे हैं लाइट जो है ना बिहाइंड द मिरर से आ रही होगी, कहीं ना कहीं से हमारी आंखें ये ऑब्जर्व कर रही हैं। और बिहाइंड द मिरर जिस पॉइंट से आ रही होगी ना, जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही होगी, वो पॉइंट हमारा फोकस बन जाता है। बस इतना समझना है इस चीज में, और कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल जा रही है, तो वो जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है तो वो दूर भाग जाती है ना, कहीं पर भी वो लाइट मिलने नहीं वाली। तो इसीलिए बिकॉज कन्वेक्स मिरर जो है ना वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो हमारा ब्रेन क्या फोकस करता है, यार ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये लाइट पीछे से आ रही है, कहीं ना कहीं मिरर के पीछे से आ रही है। अगर मैं मेरे सामने ऐसे खड़ा हूँ और यहाँ पे ये मान लो ये सामने ये दिख ही नहीं रहा है, तो जैसे मान लो ये मिरर है, तो जैसे ही मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो एक लाइट ना मान लो ऐसे गई है, ठीक है, और वो जैसे मान लो यहाँ है मिरर, एक लाइट ऐसे यहाँ से सीधा पैरेलल गई है और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है मेरी आंखों में। तो मेरी आंख पता है क्या सोच रही है कि यार ये जो लाइट आ रही है ना, ये इसके पीछे से आ रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है, वहां से आ रही है। तो हम जो ऑब्जर्व करते हैं, अब एक्चुअल में तो मिरर के पीछे कुछ है नहीं, और ये इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिन करा जाता है, वर्चुअल इसलिए इमेज कहा जाता है इसे, कि ये रियल इमेज तो होती नहीं है। तो बस एक ये केस है इसमें, एक पहला केस बस इतना ध्यान रखना, रट्टा मार लो इस चीज को, ठीक है ना, कि एक कन्वेक्स मिरर है, लाइट स्ट्रेट आएगी, डाइवर्ज होके जाएगी, कन्वेक्स है डाइवर्जिंग, कन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग, बस दो रूल याद रख लो, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। इसका ही अपोजिट होगा लेंस में, बस इसको याद कर लो ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है ऐसे दूर भाग रही है, तो हमारी आंखें जब यहाँ पर है वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि लाइट कहीं ना कहीं शीशे के पीछे से आ रही है, तो जो शीशे का पॉइंट है उसी को हम क्या बना लेते हैं, उसी को हम बना लेते हैं फोकस पॉइंट, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब पहला केस ये था, और दूसरा केस समझते हैं, आ जाओ। दूसरा केस कहता है कि मान लो अगर एक स्ट्रेट इस तरीके से जा रही, पैरेलल नहीं जा रही इस बार, ये जैसे ये पैरेलल है ऐसे नहीं जा रही, अगर स्ट्रेट जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट वापस आ जाएगी, लेकिन हमारी आंखें क्या ऑब्जर्व करेंगी कि वो बिहाइंड द मिरर आ रही है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मेरी आंखें हैं और मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक लाइट मान लो यहीं से सामने इस तरीके से गई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से, मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से लाइट गई। अब जब इस तरीके से जाएगी, पैरेलल नहीं जा रही, तो मुझे पता है इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। तो मेरी आंखें जब देख रही है कि यार मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है, तो मेरी आंखें पता है क्या ऑब्जर्व कर रही है कि वो शीशे के पीछे से कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है, और वही पॉइंट हमारा सेंटर होता है। तो बस आप इतना समझ लो कि कन्वेक्स मिरर है, पैरेलल जाएगी, तो वापस जब आएगी तो वो फोकस से होती हुई आएगी, ऐसा समझ लो। और इधर कन्वेक्स मिरर है, अगर पैरेलल नहीं जा रही, सेंटर से जा रही है, तो सेंटर से ही वापस आएगी।
बस ये, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बट हमारी आंखें ऑब्जर्व कर रही हैं ये चीज। क्लियर है? चलो, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आ गई। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जब एक रे जा रही है सेंटर की तरफ, जब एक रे ऐसे सेंटर की तरफ जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है। और एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो जो एक रे है ना वो डायरेक्टली सेंटर पे जा रही है ना, और वो मिरर को 90 डिग्री एंगल पे हिट करा। तो जब ये एंगल को, इस पोर्शन को हिट करा ना उसने, तो ये 90 डिग्री एंगल बना। तो आपको पता है जिस एंगल से अगर 90 डिग्री जाती है तो उसी एंगल से वापस आती है। तो वो क्या हुआ, परपेंडिकुलरली वापस आई है ना, उसी सेम लाइन में। लेकिन हमारी आंखें क्या सोच रही हैं कि वो बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आ रही है वापस। रूल नंबर तीसरा, देखो तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट जो है ना वो फोकस की तरफ जा रही है। तो लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करने जा रही है, बट वो फोकस पे तो जा नहीं पाएगी। जैसे वो उसी डायरेक्शन में एग्जैक्ट जाती है, फोकस की डायरेक्शन में, तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक करती है। लेकिन अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन अगर फोकस की तरफ होती हुई जाएगी तो पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगी। अगर सेंटर की तरफ जाती तो ऐसा लगता सेंटर से लाइट आ रही, जबकि ऐसा नहीं होता। वो बस इस सरफेस पे जाती है और 90 डिग्री से यहीं से वापस आ जाती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। एक और रूल है, दैट इज रूल नंबर 4, है ना, ये लास्ट रूल है। हालांकि इतने केस नहीं है जितने हम रूल समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि जितने केस है ना, केस भी याद कर लोगे बहुत है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब ये एंगल क्या कहता है, कहता है अगर मान लो पोल से गई तो पोल का जितना एंगल आई बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल आर बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर पोल से गई तो। बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इस केस में यहीं पे बस समझ लो, यहीं पे इमेज बन रही है, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है ना। और ये तो एंगल दोनों बराबर है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। क्यों ऐसे बैक कर रही है, क्योंकि वो पोल से जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अब इसमें क्या क्या दो केस होते हैं, वो दो केस समझ लेते हैं। ज्यादा केस इसमें क्यों नहीं है ये भी समझा रहा हूँ, जैसे उसमें 6 केस हुआ करते हैं। तो सबसे पहला केस इसमें आपको कहता है, अब देखो ऐसा क्यों है कि इसमें केस नहीं बन रहे ज्यादा, मैं समझाता हूँ। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आपको पता है ना, तो यहाँ पे फोकस बनता इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ना ही सेंटर होता। फोकस क्यों नहीं बन रहा, फोकस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि लाइट जब रे पास करती है तो वो डाइवर्जिंग नेचर की है, कन्वर्जिंग नेचर की तो है नहीं। अगर कन्वर्जिंग नेचर की होती तो फोकस बनता। और सेंटर, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा उस तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, तो उस डायरेक्शन में सेंटर बनता है। तो दोनों चीज यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी सेंटर के पीछे रखा, सेंटर पे रखा, सेंटर फोकस पे रखा, फोकस के आगे रखा, इन्फिनिटी पे रखा। इतने सारे केस हमें नहीं बनाने, हमें दो ही केस समझने। एक तो उसको इन्फिनिटी पे रख दो, और एक यहाँ पर इस पूरे पाथ पे कहीं भी रख दो, बस इन्फिनिटी के अलावा किसी भी डिस्टेंस पर रख दो, ठीक है ना। तो बस यही दो चीजें हैं हमारे पास। और जब यही दो चीजें हैं हमारे पास, तो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज समझ मतलब है नहीं, हमें हमें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो अब अगर मान लो, ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं इसे इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ इस तरीके से, हालांकि जो मेरी पीडीएफ है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो मैं अगर मान लो पैरेलल रख रहा हूँ, तो दूर डिस्टेंस इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ, तो एक लाइट ऐसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी। और आपको पता है यहाँ पे अपना फोकस बनता है, ठीक है ना, और सेंटर बनता है। अब आपको पता है अगर पैरेलल जाती है तो वो डाइवर्जिंग नेचर की है, तो वो ऐसे दूर भाग जाएगी। तो ये भी ऐसे दूर भाग जाएगी, और ऐसा लगेगा जब ये दूर भाग रही है यहाँ से, तो हमारी आंखें क्या ऑब्जर्व करेंगी यहाँ पे कि यार ये तो फोकस से आ रही है, ये लाइट तो फोकस से आ रही है। और ऐसा यहाँ पे भी लगेगा कि ये लाइट तो फोकस से आ रही है। तो इमेज दोनों एक्चुअल में इमेजिनरी है ना, ये इमेजिनरी होगी, ठीक है ना। ये आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, दैट्स वाई ये वर्चुअल बन रही है। तो आपकी आंखें ऑब्जर्व कर रही है कि यार ये दोनों लाइट ना जो आ रही है ना, जो दूर यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, ये फोकस से आ रही है। यानी कि इमेज, हमारी इमेज हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यार इसकी इमेज तो ना बिहाइंड द मिरर बन रही है एंड एट फोकस बन रही है, और बहुत ही ज्यादा इतनी सी छोटी सी बन रही है। बस इतना ही है। इतनी दूर रखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, लाइट गई दोनों सीधा पैरेलल, एक फोकस से होते हुए बाउंस बैक कर रही है, दूसरे भी फोकस से होते हुए ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट जहां इमेज बन रही है वो रियली तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो कहीं पे भी नहीं बन रही है। तो फिर वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और एक वर्चुअल इमेज इमेजिन कर रहे हैं कहाँ पे, फोकस पे, और बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही है, ठीक है ना। तो बस देखो इसी चीज को, अब ये जो केस है यहाँ वाला, ये वाला देखना ध्यान से। इसमें देखो एक एक क्या बना रखा है, अब हमें पता है कि जो फोकस पे बना रखा है, तो देखो एक इस तरीके से बना रखा है कि मतलब अपना एक एंगल बना रखा है कि एक इस एंगल से गई है। तो इसको नॉर्मल के अकॉर्डिंग आप एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बना देना, और यहाँ पर तो पोल से जा रही है। तो ये दोनों केस कैसे हैं, मैं इसको ध्यान से देखना, मैं इसको समझाता हूँ इन दोनों केसेस को। तो जैसे इसको इस तरीके से बना रखा है, जिसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और एक लाइट तो आप देख रहे हो इस तरीके से सनलाइट की तरह ऐसे आ रही है, पोल पे जा रही है। तो आपको पता है ये एंगल आई बन जाएगा, और इतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, ये एंगल आर बन जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर हमारा फोकस है और मान लो यहाँ पे हमारा सेंटर है। अब दूसरी लाइट बिल्कुल ऐसे ही लाया है ये, ठीक है। अब ऐसे लाया तो इन्होंने अज्यूम कर रखा है कि इस पॉइंट पे मान लो कहता है कि 90 डिग्री, मान लो ये है मान लो 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल है ये, इस सरफेस पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इतने ही एंगल से मान लो रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से, थोड़ा सा ये हल्का सा मैंने क्या मतलब, अब देखो ये आपने बनाना नहीं है, बस समझा रहा हूँ कि कैसे उस पीडीएफ में बना रखा है। तो एंगल आई एंगल आर के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो ये देखो अब हमारी आंखें, एक तो यहाँ लाइट जा रही है और एक यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हमारी आंखें क्या ऑब्जर्व करेगी कि बिहाइंड द मिरर आ रहा है। तो बिहाइंड द मिरर कैसे आ रही होगी, तो ये भैया यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रही होगी ऐसे, ठीक है ना, और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे आ रही होंगी, जो दोनों जहाँ पे मिलेगी तो समझ लो फोकस में मिलेगी। यहाँ मेरी मिले नहीं है तो बिकॉज ऑब्वियसली रफ फिगर है, तो उस पर सब कोई आप शंका मत करना कि भैया ऐसे कैसे मिला दी, वो मिला दी जैसे मुझे, ठीक है ना। तो ये मिल गई, ठीक है ना। अब ये इमेज बन गई है। तो आप ऐसे मत बनाना, आप बुक में देखो इन्फिनिटी आपको दिखा रखा होगा, जैसे मैंने अभी जस्ट ऊपर समझाया वही केस है। और दूसरा दूसरा भैया इसको किसी भी डिस्टेंस पे रख दो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट एनी डिस्टेंस, क्योंकि ना तो यहाँ सेंटर है ना फोकस है, यूं कहोगे ही नहीं कहाँ रख रहे हैं कहाँ नहीं रख रहे। तो देखो इस तरीके से रखा है इसको, और एक लाइट को हम सीधा ले गए, और सीधा ले गए तो कन्वेक्स मिरर से इसको वापसी करा दी, मतलब फोकस से होती हुई लाइट एक, और एक सेंटर से होती हुई सेंटर से जा रही है। इसको बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, और अब हम इसको एक पर्टिकुलर, ये तो इन्फिनिटी था फर्स्ट केस, अब इसको इग्नोर कर दो। अब हम इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख रहे हैं। लुक, ये बोलना है एट देयर आर टू केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, वन एट पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड सेकंड पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस, ठीक है ना, बट नॉट एट इन्फिनिटी। तो एक तो आपको पता है ऐसे स्ट्रेट चली जाएगी, इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी, तो आपको पता है कि ये फोकस से होते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे अपना सेंटर है, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा अज्यूम करके बनाना पड़ेगा कहाँ हमारी एग्जैक्ट इमेज बन रही है। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये तो ऐसे जा रही है, ठीक है ना, जबकि ये एक्चुअल में, ध्यान रखना इस तरीके से मैं इसको थोड़ा बना देता हूँ ताकि कि एक्चुअल में यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, पूरा ही हट गया है। तो चलो ठीक है, फिर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। और दूसरा इसी पॉइंट से ऐसा सेंटर ऑब्जर्व करते बनाना कि ये सेंटर पे जा रही है और सेंटर से वापस आएगी। अब ये जो है ना ऐसे सेंटर से जा रही है लाइट, और ये सेंटर से ही वापस आएगी। अब जहां पर ये मिलेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा, मतलब ये फोकस है इतना दूर, तो ये फोकस पे नहीं मिलेंगे, तो बस इसको अज्यूम कर लेना कि ये फोकस से थोड़ा सा पहले, मतलब पोल, ये हमारा पोल और ये फोकस है, उससे पहले यहाँ पर एक दूसरे को मिल गए, और ये हमारी इमेज है। देखो यहाँ पर भी क्या कर रखा है, सेम एग्जैक्ट यही कर रखा है कि ये हमारा फोकस है, एक लाइट ऐसे फोकस की तरफ से इस तरीके से, और एक लाइट पूरी सेंटर से जा रही है, सेंटर से वापस आ रही है, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिल गए वहां हमारी इमेज बन गई, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं। कहता है वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक तो पैरेलल जा रही है, ठीक है ना, अनदर जो है ना वो सेंटर की तरफ जा रही है, कर्वेचर की तरफ, सेंटर तरफ जाएगी, सेंटर से ही वापस आएगी। एक्चुअल में पीछे जा नहीं रही, बट अज्यूम करा जा रहा है कि सेंटर में जा रही है, सेंटर से वापस आएगी। तो रिफ्लेक्ट एंड अपीयर्स फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसा लगेगा कि ये शीशे के पीछे से आ रही है, ठीक है ना। अब जो रिफ्लेक्ट है वो तो हमें पता है डाइवर्ज हो रहा है रियलिटी में, लेकिन वो एक्चुअल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कन्वेक्स मिरर के पीछे से आ रहा है, इसलिए हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, और ए एक दूसरे को ए डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वहां से वो पॉइंट कहाँ पर है, वो पोल और फोकस के बीच में, वहां पे हमारी इमेज बन रही है। इस इमेज का नेचर कैसा है, आप देखो इसको दिखा रखा है कि जब आप अपने आप को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हो तो किस तरीके से आप दिखाई दे रहे हो, ये दीदी। हाँ, तो क्या नेचर है कि जो हमारी इमेज है वो शीशे के पीछे बन रही है, पी और एफ के बीच में बन रही है जब हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा था, और इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी है, एक्चुअल में है नहीं वो इमेज। और दूसरी इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट है जितनी साइड की थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि उल्टी है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर है, नहीं, बिल्कुल इरेक्ट है। इरेक्ट हम कल ही समझ चुके थे, ठीक है ना। और साइज इसका कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, जितना हमने वस्तु को रखा था उस हिसाब से तो छोटा ही साइज बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब दूसरा वाला केस भी बता ही देता हूँ कहाँ पे रख रहे हैं, हालांकि हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी हमने इसकी, हमने अपने तरीके से बनाया। तो आप इसमें बस क्या कहना है, इस चीज में हमने क्या हुआ है, इस चीज में हमने दोनों को इन्फिनिटी पे रखा, दोनों पैरेलली जा रहे हैं और दोनों जो है अपीयर हो रहे हैं, एक्चुअल में तो वो डाइवर्ज कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो दोनों फोकस से आ रहे हैं, और दोनों फोकस से आ रहे हैं तो इमेज फोकस से बन रही है, इमेज फोकस से बन रही है, बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही है, ठीक है ना। तो देखो दो बोला, दोनों पैरेलल जा रही है, एक तरीके से स्ट्राइक करती है, मिरर पे टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है, कि ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, दोनों की दोनों फोकस से आ रही है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें पता है डाइवर्जिंग नेचर की है, तो इसलिए इमेज जो है ना वो तो कभी मिलेगी नहीं, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दोनों कन्वर्ज हो रही है, लेकिन फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है लेकिन फोकस पे मिल रही है, ठीक है ना। अब इसका इमेज का नेचर क्या है कि ये तो फोकस पे बनी इमेज, ठीक है ना, और वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, इरेक्ट और वर्चुअल दोनों समझा चुका हूँ, और बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब पहले वाला जो केस हुआ था ना, जो भी हमने पढ़ा था जहाँ थोड़ी सी डिमिनिश्ड है, ये उससे भी छोटी है इमेज, ठीक है मेरे भाई। तो बस दो ही केस है इसमें, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखना और एक इन्फिनिटी पे रख देना, क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये इन्फिनिटी पे रख देना, और ये हमारा पोल और ये हमारा इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं पे भी रख देना जैसे हमने यहाँ रखा, ठीक है। और कैसे कैसे इमेज बनी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर क्या बार बार बात करें। चलो इसके बाद हम मजेदार टॉपिक आता है
कि कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ना, ठीक है ना। जैसे मैं कन्वेक्स मिरर का आपको यूज पढ़ता हूँ तो सबसे पहला हमें दिख गया कि जो हमारी व्हीकल्स है उस व्हीकल्स में हम लोग कैसे, जो रियर व्यू होता है, जैसे हमारी कोई गाड़ी होती है तो गाड़ी में साइड में रियर साइड पे कैमरे नहीं लगे हुए होते, कैमरा सॉरी, हमारे रियर साइड पे मिरर्स लगे हुए होते हैं। जैसे अगर मैं ध्यान से पढ़ूँ तो रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, मैं आपके सामने एक डायग्राम लाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। तो आप ध्यान से देखो, आप देखो सबसे पहले जो बड़ा सा कैमरा है, जो बड़ा सा मिरर लगा हुआ है वो रियलिटी दिखा रहा है, और उसी के बगल में छोटा सा कन्वेक्स मिरर लगा है जो आपको देखो बगल वाली गाड़ी तक को कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैप्चर कर रहा है। पूरा का पूरा ये छोटा कैमरा जो है पूरा कैप्चर कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा साइड कैप्चर कर रहा है, और जो बाहर का है वो नहीं कैप्चर कर पा रहा है इतना ज्यादा बड़ा। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है जो हमने समझा। अब देखो इसको हम समझते हैं कि इनके एक्चुअल में यूज क्या है वो देखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो कॉमनली कार, ट्रक, बसों में यूज होते हैं, टू व्हीलर्स में यूज होते हैं एज रियर व्यू मिरर्स, जिसे हम ड्राइविंग मिरर्स भी कहते हैं, या साइड व्यू में भी मिरर्स कहते हैं, या विंग जो साइड में लगे होते हैं ना, पंख, उस टाइप के मिरर्स कहते हैं। इन्हें क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि हमें पता है ये हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाते हैं। अगर आप अपसाइड डाउन में दिखा रहे हैं, अपसाइड डाउन मतलब सीधा देखते तो उल्टा दिखाई देता, उल्टा देखते तो सीधा, वो एक चीज नहीं होती। दूसरा ये ना बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बनाता है, अलाउ करता है ड्राइवर को कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें देख सके। तो आपको पता है छोटी सी हाईली डिमिनिश्ड बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बनाता है। तो जब भी आप देखो ये वाला पार्ट, जो छोटा सा कैमरा, आप बस इसको देखो, इस वाले पार्ट को, या फिर ये डायग्राम देखो, आप ध्यान से देखो इसमें क्या कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे छोटा सा जो कैमरा पूरा सीनरी कवर कर रहा है पूरा राइट से, लेकिन वो बड़ा कैमरा नहीं कर पा रहा, मतलब बड़ा मिरर नहीं कर पा रहा। कंपैरिजन अगर हम बात करें प्लेन मिरर से, जैसे और एक बाथरूम मिरर के साथ, तो देखो ये जैसे मान लो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैप्चर कर पाएगा, लेकिन एक प्लेन मिरर ज्यादा चीजों को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो कन्वेक्स मिरर का छोटा साइज बनेगा, लेकिन उसका तो सेम साइज बनेगा प्लेन मिरर का। तो इसलिए हमें ज्यादा चीज को, ज्यादा ट्रैफिक हम देख पाएंगे, इसके अंदर ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी लाइट्स की, ज्यादा आप वाइडर व्यू देख पाओगे एक चीज का, ठीक है ना। इसीलिए प्लेन मिरर जो है ना वो आपको एक इमेज सेम साइज की प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और लिमिटेड व्यू दिखाता है किसी भी नज़ारे का। लेकिन कन्वेक्स मिरर अगर आप यूज करोगे तो वो आपको, समझ रहे हो ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको चीजों को प्रोवाइड कराएगा। कनकेव मिरर को क्यों यूज नहीं किया जाता इन मिरर्स में, तो इसको भी समझते हैं। बिकॉज ये जो है ना अपसाइड डाउन होता है। अब देखो याद है हम पढ़ते थे कि मिरर्स लगे हुए होते हैं रियर व्यू, जो हमने पढ़े थे एम्बुलेंस पढ़ने के लिए। तो कहता है कि ये जो है ना, बिकॉज ये जो है ना एक अपसाइड डाउन इमेज बनाते हैं, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा बना देते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें उल्टा रोड दिखाई देगा अगर हम इसको यूज करेंगे तो, और ज्यादा दिखेगा भी नहीं चीजें, क्योंकि कनकेव में जूम्ड करने के लिए यूज की जाती है, और कन्वेक्स में चीजों को छोटा देखने के लिए, कि आप बड़ा सा ट्रैफिक भी छोटा देख पाओ अच्छे से। तो आपको देखो कभी भी ऐसा जब आप पढ़ोगे ना गाड़ी में, जो भी बाइक में या कार में लगा हुआ होता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जो आप देख रहे हो वो एक्चुअल में उतना मतलब दूर नहीं है गाड़ी। अगर आप देख रहे हो कि गाड़ी जो है बहुत दूर दिखाई दे रही है, पर उतनी दूर नहीं है, क्योंकि वो छोटा समअप करके दिखा देता है सबको, एक्चुअल में गाड़ी थोड़ी सी उसके आगे है, समझ रहे हो, इस तरीके से। बाकी जो सिक्योरिटी या मिरर इन शॉप्स लगे होते हैं ना, एज सिक्योरिटीज मिरर लगे हुए होते हैं शॉप्स में, देखो ये ऑलरेडी लगा ही रखा है। अब ये हमें पता है, अब हम समझ गए कि कन्वेक्स मिरर का यूज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखने के लिए है, कि हम एक ऐसा मिरर लगा दें जहां पर हम पूरा, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मिरर लगाऊंगा अपने इस कमरे के कॉर्नर पे, तो ये सिर्फ कमरे का सीधा सीधा हिस्सा दिखा पाएगा, ये नहीं दिखा पाएगा, लाइट राइट और लेफ्ट कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। लेकिन वहीं मैं कन्वेक्स मिरर लगाऊंगा ना तो ये पूरा कमरा नजर आएगा इसमें। दिस इज द यूज, एक्चुअल यूज, हाउ यू कैन यूज कन्वेक्स मिरर। तो देखो दुकानों में इसलिए कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, हम सब चीज नहीं देख सकते, या फिर एक साइड पे होती है, एक साइड से हम दूसरी साइड में देख सकते। तो क्या होता है, इसको यूज किया जाता है ताकि हम चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व कर सके। तो ये देखो क्या होता है, एक तो हम एक ही जगह एक ही बार में बहुत सारी चीजें देख सकें। एक कॉर्नर पे लगा दिया जाता है इसको, और फिर वहां से जो रे होती है कन्वेक्स मिरर से वो रिफ्लेक्ट करती है, और एक बड़ा व्यू हमें नजर आता है। बाकी शॉप लिफ्टर को मान लो कोई चोर हो या कुछ चुपचाप से छुपा के ले जाए, तो उसके लिए हम बचा सकते हैं। तो इसके एक दो यूज है। अब यहाँ पर हमारा कन्वेक्स मिरर भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रैक्टिकल है, जो हमें साइन ये सारी चीजें समझाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरा सारा काम है आपको प्रैक्टिकल इस टॉपिक को समझाना, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं पहले आपको आराम से समझा देता हूँ,
फिर हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अब सबसे पहले ये मान लो कनकेव मिरर है और ये मान लो कन्वेक्स मिरर है। तो मैं आपको ऑलरेडी ग्राफ से चीज़ों को रिलेट करा चुका था कि अगर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सिस की, तो यह एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस में एक्स और ये एक्स डैश कहा जाता था, और यहाँ एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव होती थी, यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो आप सोचो कनकेव मिरर में क्या यहाँ पर फोकस बनता है? आप कहोगे बिल्कुल बनता है। क्या सेंटर बनता है? आप कहोगे बिल्कुल बनता है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ आती है कनकेव मिरर में, ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ आती है कनकेव मिरर में, बिकॉज ये आपका ओरिजिन मान लो और ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड मान लो और ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड मान लो, तो आपको पता है फोकस आपका यहाँ बनता है। तो इसका मतलब जो आपकी फोकल लेंथ है वो इस केस में नेगेटिव आती है। अब आप खुद सोचो, आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो? आप कहोगे भैया हमेशा या तो हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, या सेंटर के पीछे, या सेंटर पे, या सेंटर और फोकस के बीच में, या फोकस पे, या यहाँ। कुल मिला के आपका ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पर प्लेस होता है कि नहीं होता? आप कहोगे बिल्कुल भैया यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। तो इसका मतलब आप ये भी समझ जाओ कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी होगी वो भी नेगेटिव होगी। मतलब जैसे हम सबसे पहले कनकेव का ही केस समझते हैं। जैसे मान लो, इसी को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मान लो मैं आपको कहा कि मैंने एक वस्तु को पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। तो 20 सेंटीमीटर की जब दूरी पे रखा तो पोल से जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी जो दूरी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और यू भी हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव ही होता है। यू भी हमेशा नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव क्यों हो रहा है? लेफ्ट साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, ऑलवेज नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा। यानी कि आप एक चीज तो समझ गए हो, इफ इट इज अ केस ऑफ कनकेव मिरर देन फोकल लेंथ विल ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज जो भी आप पैरेलल लाइट लाते हो वहां से आप समझ चुके हो कि जो आपका फोकस पॉइंट बनता है, फोकल लेंथ बनती है, जो फोकस पॉइंट बनता है वो सब फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है। फ्रंट ऑफ द मिरर अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझे तो इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर समझ गए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, जिसे हम एफ से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी यहाँ नेगेटिव होने वाला है। अब हमारी एक इमेज बनती है। अब आप खुद सोचो, आप इन्फिनिटी पे रखते थे, फोकस पे इमेज बनती थी, थोड़ा आगे लाते थे, इमेज पीछे होती जाती थी, इमेज और पीछे होती थी। इमेज भी तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो, ये मत देखो ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है, नहीं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो, एक्स एक्सिस पे बन रही है या इस साइड पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस पे बन रहा है। आपको पता है हर केस में मेजरली सिर्फ एक लास्ट केस को छोड़ के हर केस में इमेज यही बन रही होती है, या तो सी और एफ पे, या छोटी फिर बड़ी फिर इन्फिनिटी पे बन रही होती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ही हमेशा बनती है। तो आप बस इतना समझ लो, जो भी आपके मिरर हैं उनका जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव, कुछ भी लेफ्ट साइड आया नेगेटिव, भले ही नीचे भले ही ऊपर। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ जो हमारा इमेज डिस्टेंस बनेगा, मैं इमेज नहीं कह रहा, इमेज की वैल्यू नहीं कह रहा, इमेज की जो दूरी होगी, इमेज कितनी दूरी पे बना। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ सेंटर पे रखा, तो आपको पता है इमेज भी सेंटर पे ही बनती है। तो इसका मतलब ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट की वो भी नेगेटिव होगी, और इमेज की जो दूरी बनेगी, जो इमेज बनेगी जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे भैया, वो भी नेगेटिव ही बनेगी। तो अब इसमें ना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमारी वस्तु होगी वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे फोकल लेंथ भी यही होती है नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा, और इमेज भी लेफ्ट ही बनती है तो आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये कि एक केस ऐसा होता था जब हम बहुत ही ज्यादा आगे रखते थे, तो हमारी इमेज, अगर आपको याद होगा, बिहाइंड द मिरर बनती थी, वर्चुअल केस आ जाता था। तो उस केस में क्या आपका जो v का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो तो राइट साइड पे इमेज बनाएगा। जब वो राइट साइड पे इमेज बनाएगा तो राइट साइड पे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव करके लिखी जाती है। तो बिल्कुल उस केस में जो हमारी इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि v का वैल्यू कहलाएगा, वो उस केस में पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन एक चीज, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, चाहे कोई सा भी केस उठा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात करूं कन्वेक्स की, पहले मैं सिर्फ तीन चीज, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूरी पे रख रहा हूं, और v मतलब इमेज का डिस्टेंस, कितनी दूरी पे मेरी इमेज बन रही है। अब मैं समझता हूं कन्वेक्स मिरर के केस, जो कि सिर्फ दो ही केस थे। एक तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते थे और एक आप यहाँ रखते थे। तो आप कहोगे भैया ऑब्जेक्ट को रखने को तो यू कहते हैं, तो भैया यू तो दोनों ही केस में अब भी नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी फोकल लेंथ तो राइट साइड पे बनती है,
इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है जी। अब इसकी इमेज की बात करें तो एक तो फोकस पे बन जाती थी और एक फोकस और पोल के बीच में बनती थी, यानी कि भैया ये तो राइट साइड पे बन रही है, यानी कि भैया इसका मतलब तो ये है इसकी v की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी कि जो इमेज बनेगा वो भी पॉजिटिव साइड पे बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये तीनों पॉइंट समझ गए होंगे, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसको इस तरीके से समझा जाता है। अब लगभग फॉर्मूला समझना है और हम ये दिमाग में बैठा चुके हैं कि कब चीज़ें पॉजिटिव कब चीज़ें नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, अब मैं कहूँगा क्या इस चीज़ को आप रट्टा मारोगे? नहीं, सोचना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन कराऊंगा आराम से समझ जाओगे। बस अब एक चीज और समझनी है, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन से बस इतना समझो, ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर। अगर आपका ऑब्जेक्ट, आप मेजरली पता है हर केस में आप ऑब्जेक्ट इसी तरीके से यहाँ पे खड़ा करते हो, कहीं पे भी आप खड़ा करोगे। अब देखो ये समझो, अब ग्राफ में वाई एक्सिस पे फोकस करो, तो वाई एक्सिस ये वाला प्लस होता है और वाई एक्सिस ये वाला माइनस होता है, यानी कि कोई भी चीज़ नीचे की साइड हो, कोई भी चीज़ नीचे की साइड हो तो वो नेगेटिव होगी, और कोई भी चीज़ ऊपर की साइड खड़ी होगी इसका मतलब पॉजिटिव होगी। इट डज नॉट मैटर कि वो लेफ्ट साइड खड़ी है राइट साइड खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इन साइड की बात हो रही है, ये ऊपर और नीचे की, ऊपर है पॉजिटिव नीचे है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों की साइज या हाइट, सिर्फ इनकी बात हो रही है, ना कि ये इन दोनों के डिस्टेंस की बात हो रही है। अभी तक आप जो बात कर रहे थे वो डिस्टेंस था, और डिस्टेंस इस तरीके से नापा जाता है, लेकिन हाइट तो ऊपर और नीचे इस तरीके से नापी जाती है। तो वहां पर आप वाई एक्सिस ऊपर और नीचे, ऊपर है तो पॉजिटिव नीचे है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, लेकिन वो डिस्टेंस की बात है और यहाँ पर ये बात है हमारी हाइट की। ठीक है ना, तो अब खुद सोचो, अब समझते हैं। तो मेजरली केसेस में क्या होता था, यहाँ आप ऑब्जेक्ट हमेशा रखते थे, यहाँ रखते थे, यहीं रखते थे, हमेशा इस साइड। तो यानी कि ये तो इस लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ऊपर की साइड है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। लेकिन आपको पता है कनकेव में ज़्यादातर इमेज नीचे बनती थी, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें ज़्यादातर केसेस में जो इमेज है वो नेगेटिव आए। वहीं कन्वेक्स की बात करूँ, यहीं पर ऑब्जेक्ट रखते थे, ऐसे ही इमेज बन जाती थी, या तो फोकस पे या यहीं पे, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होता था और ये भी पॉजिटिव होता था, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा बस हमें फॉर्मूले समझने हैं और फिर हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान है। देखो फॉर्मूले भी बड़े आसान है, जब आप लेंस की बात करोगे तो फॉर्मूले भी उल्टे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस आपको चीज़ें क्लियर कराता हूँ। देखो ये जो साइज़ हैं इन सबको आप मत पढ़ना, जो मैंने समझाया बहुत है, फिर भी लगे नहीं समझ में आया तो पढ़ लेना। इसको इग्नोर करो, इस पॉइंट को इग्नोर करो, इस पॉइंट को बस समझ लो कि देखो इस साइड पे है, अगर अगर डिस्टेंस की बात हो रही है इस साइड नेगेटिव, ठीक है ना, और इस साइड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर हाइट है ऊपर तो पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, हाइट इधर नेगेटिव। ठीक है, इन सबको छोड़ो, बस इसको मैंने जो समझाया वो समझ लो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, कुछ मत पढ़ो, मैं बता चुका हूँ। बस नेचर वेचर सब छोड़ो मेरे भाइयों, नेचर वेचर सब मैं बता चुका हूँ आपको। मैंने इसीलिए बोला था न्यूमेरिकल, अब मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप ये सारे केस पढ़ चुके हो, अब आपके लिए प्रैक्टिकल आसान है। बस छोड़ो, हम ये जितना भी ये सब लिखा है ना इसे इग्नोर करो। आप इसे बस जब रीड करना, जब 2-4 प्रैक्टिकल कर लो, देखो प्रैक्टिकल करो फिर पढ़ाऊंगा अपने आप ही, बस फिर सोचना आराम से, प्रैक्टिकल करा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, फिर आप आराम से पढ़ना। बस फॉर्मूला पढ़ो, इस फॉर्मूले को देखो, बस ये मिरर फॉर्मूले का फॉर्मूला याद कर लो, मिरर फॉर्मूला वाला। ठीक है, क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बस ये एक फॉर्मूला याद कर लो। आपके पास वी यू एफ में से 2 चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ निकाल लेंगे। और दूसरा मेरे भाइयों, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लो। मैग्निफिकेशन हाइट के लिए यूज होता है, इसके 2 फॉर्मूले होता है, इसे ध्यान रखना। m इज इक्वल टू कैसे लिखा है, h2/h1 लिखा है, बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना। इस मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो समझा दूंगा, और ये जो चीज़ें लिखी ना ये भी समझा दूंगा। पर एक बार पहले मैं 1-2 प्रैक्टिकल करा दूं, फिर आपको पूरी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा। H2 मतलब ध्यान रखना, हमेशा जब भी हमारी जो भी हाइट, मतलब जो भी हमारी इमेज बन रही है उसकी हाइट हम ऊपर रखेंगे, और जो भी हमने वस्तु रखी थी उसकी हाइट नीचे रखेंगे। मतलब अगर मैं एक कनकेव मिरर का आपको केस दूँ और मैं कहूँ वस्तु यहाँ पर खड़ी है, ये हमारी H1 कहलाएगी, और जहाँ हमारी इमेज बन रही है वो H2 कहलाएगी। तो आप खुद सोचो, जो हमने हाइट रखेगी उसे हम H1 ही तो कहेंगे, और जो इमेज बन रही है उसे H2। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है कि पहले इमेज का डिस्टेंस रखो, फिर इमेज की हाइट रखो, फिर ऑब्जेक्ट की हाइट रखो। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज -v/u, मतलब मैग्निफिकेशन ही निकाल सकते हो v और u से भी, v और u से भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। अब आप खुद सोचो,
एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 है और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u है। तो मैग्निफिकेशन को इग्नोर करो, ये दोनों भी बराबर नहीं हो गए कि आपके पास h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अब सोचो यहाँ से भी तो आप चीजें कर सकते हो बहुत सारी। तो देखो बस ये 4 फॉर्मूले याद रखने, एक तो मिरर वाला, ठीक है ना, और एक ये। तो मिरर वाला फॉर्मूला आप समझ चुके हो कैसे करना है ना। अब मैं इस बात को समझा देता हूँ, ये जो जितनी भी सारी बातें लिखी है इन सब से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले कहता है आप इस पहले क्वेश्चन को ट्राई कर लो, पहले रीड कर लो, आराम से ट्राई कर लो, और लगे नहीं हो रहा तो मैं फिर एक बार बताता हूँ, फिर ट्राई करना। कहता है साइज बताओ। साइज मतलब देखो, साइज मतलब कि हाइट की बात हो रही है, कितना बड़ा है छोटा है क्या। नेचर मतलब किस टाइप की इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड ये सब। पोजीशन मतलब किस दूरी पर है इमेज बन रही है, तो इमेज की बोल रहा है, ऑब्जेक्ट की नहीं बोल रहा। साइज 1 सेंटीमीटर है और उसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है कनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 10 है। देखो केस समझो, मैं आपको बस समझाता हूँ। कनकेव मिरर है, सबसे पहले देखो ध्यान से, कहता है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 है। पहले फोकल लेंथ बना लो 10, यहाँ मान लो फोकल लेंथ दिस इज, और ये है आपका 10 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपसे कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु को रखा है 15 सेंटीमीटर। अब ये तो एफ है, ये तो आपका 10 है, तो 10 मान लो, यहाँ सेंटर है आपका 20 पे और यहाँ 15 मान लो, यानी कि यहाँ पे आपने वस्तु को रखा है इतनी दूरी पे, यहाँ से इस वस्तु को रखा है ऐसे, और ये आपका जो डिस्टेंस है ये पूरा, ये आपका u है, जो कि है, बड़े ध्यान सुनना, जो कि है 15 सेंटीमीटर। और ये जो वस्तु है इसका जायज बात अपना एक साइज होगा, कहता है वस्तु का साइज 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वस्तु हमारी ये 1 सेंटीमीटर की है, ठीक। अब आपको कहता है कि एक तो वो जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी उस इमेज का साइज बताओ, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कैसी बन रही है। दूसरा उसकी पोजीशन बताओ, कहाँ पर बन रही है, कितनी दूर बन रही है। तीसरा उसका नेचर बताओ। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला याद करने में टाइम नहीं लगेगा, प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी कि किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव। अब आप खुद सोचो, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वी यू एफ में, एफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ग्राफ से रिलेट करो। एक्स एक्सिस में इधर की दूरी नेगेटिव, इधर की दूरी पॉजिटिव। फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे है तो आपका फोकल लेंथ 10 नहीं -10 होगा, ठीक। यू आपको पता है, यू तो हर केस में ही, ये भी लेफ्ट साइड है, माइनस। अब देखो 1/v चाहिए, छोड़ दो, प्लस 1/u की वैल्यू -15 बराबर 1/f की वैल्यू -10। पहले से ठीक करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/15, ये नीचे होना तो पूरा ब्रैकेट जो उसके बगल में साइन है उससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और इधर क्या बचा -1/10। अब -1/15 को उधर भेज दो तो 1/v यहाँ पे अकेला रह जाएगा, और ध्यान से देखना उधर बचेगा माइनस का 1/10। जब भी नीचे हो तो बीच में लगा देना साइन नेगेटिव, और माइनस का 1/15 उधर जाके प्लस का 1/15। 15 और 10 का एलसीएम ले लो 30। जिसको एलसीएम लेना ना आता हो गुणा कर देना दोनों को, गुणा करोगे क्या हो जाएगा 150। 10 को इधर 1 से गुणा कर देना 10, 15 को इधर 1 से गुणा कर देना -15, और -15 और 10 हो जाएगा -5/150। इनको काट पीट लेना, नहीं तो एलसीएम लो 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 के पाड़े में 30 3 नंबर पे, 3 एकम -3, प्लस 15 के पाड़े में 30 2 नंबर पे, 2 एकम 2। आंसर क्या आया, अब देखो 1/v है, 1/v है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3, माइनस का साइन, नीचे क्या बचा 30। कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो, 1/v को v/1 लिख दो, ऐसे ही 30/-1 को -30/1 लिख दो, यानी कि v की अल्टीमेटली वैल्यू आ गई हमारी -30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना मैं बताता हूँ। आप इमेज को रख रहे हो सी और एफ के बीच में, तो आपको पता था कि जो इमेज बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपने रखा वो सी और एफ के, आपको पता है इमेज जो है ना वो थोड़ी सी दूर बनती है, बिहाइंड सी बनती थी अगर आपको याद हो। और अब आप ये भी सोच रहे हो कि भैया जब छोटी रखते थे ना सी और एफ के बीच में आगे आते थे तो पीछे इमेज बड़ी बनती थी, यानी कि यहाँ भी अब आप समझ जाओ कि जो उसका साइज होने वाला है ना वो 1 से तो बड़ा ही होने वाला है। अब वो कितना बड़ा होगा वो भी अब हम देख लेंगे। तो पहले आप खुद सोचो, क्या इसमें
या रट्टा मारने की जरूरत है कि ये नेगेटिव होगी, समझने वाली बात। नॉर्मल ग्राफ से रिलेट करो, डिस्टेंस इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव को, हाइट इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि अब हम समझ गए कि जो वस्तु हमारी बन रही है ना वो 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। वस्तु जो हमारी बन रही है वो 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ये चीज हमारे को क्लियर हो गई है। यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर, जैसे 20 तक तो ये है, तो 20 के और पीछे 30 पे बन रही है, और नेगेटिव बन रही है तो लेफ्ट साइड पे बन रही है, पॉजिटिव होती तो राइट साइड पे जाती है। अब दूसरा उसने बोला था कि इसका हाइट पता लगाओ। अच्छा, मुझे एक होती है H2 हाइट, एक होती है H1। H1 मतलब मेरी जो वस्तु है उसकी हाइट मुझे पता है 1 सेंटीमीटर है, H2 की हाइट नहीं पता, और ना ही मुझे मैग्निफिकेशन दे रखा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1 होता था, और इसकी जगह हम यूज कर सकते थे -V/U। अब मैग्निफिकेशन तो है नहीं, तो आप इसको इग्नोर करो, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखो, H2/H1 को बराबर रखो -V/U के। H2, H2 मतलब निकालना है, H1 मतलब एक, V की वैल्यू अभी भी आपने निकाली हो -30, तो देखो माइनस, और फिर V की वैल्यू आई है -30। U की वैल्यू क्या आई, U की वैल्यू -15। अगर आप माइनस प्लस के साइन में गलती करोगे दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये हमारा रहा H2 और नीचे रहा 1, माइनस और माइनस प्लस का 30, और नीचे माइनस का 15 है, 15 के पार्ट में 15 एक नंबर पे और 30 दो नंबर पे। तो H2 की वैल्यू होगी, ऊपर तो प्लस का 2 है लेकिन नीचे माइनस का 1 है, तो भैया माइनस का साइन जाता है, कभी भी ऊपर नीचे माइनस का है समझ लो पूरा नंबर माइनस का है। तो H2 आपकी आ रही है -2। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 मिनट सोचो। हाइट है, हाइट इस तरफ बनती है तो प्लस, इस तरफ बनती है ऊंची तो भी प्लस, इस तरफ बनती है नीचे तो माइनस, और इस तरफ बनती है तो माइनस। अब आप ये चीज तो सोच ही चुके, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया माइनस तो यहाँ भी होता है, माइनस तो यहाँ भी होता है, तो इधर मानू या इधर मानू। तो देखो सोचो, आपने ऑब्जेक्ट वस्तु आपकी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, तो आप कहोगे भैया इमेज तो ना बहुत दूर बनी थी 30 सेंटीमीटर, तो बस खत्म बात, यहीं पे आपका आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। और नेचर की बात करते हैं, सीधा खड़ा किया ऑब्जेक्ट को, इमेज बनी है उल्टी, यानी कि क्या मिरर के सामने बनी है, हाँ भैया मिरर के तो सामने बनी है रियल, लेकिन क्या उल्टी बनी है, हाँ भैया नीचे वाली नेगेटिव आंसर है, खत्म आंसर। क्या है, कुछ भी नहीं है, बस अगर आप चीजों को याद रखो। देखो सारी चीज वही है, सब वही सॉल्व करा, सब वही। नेचर रियल बना क्योंकि वी नेगेटिव आया, और जो इमेज की साइज आई वो छोटी आई, इसलिए इन्वर्टेड है, देखो -2 सेंटीमीटर आया, सारी चीज वही थी। इसके बाद एक और समझेंगे, पर पहले अब थोड़ा सा इसे पढ़ा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला था। अब इसे देखो, ये जो है इन दोनों केस को देखो क्या दे रखा है। कहता है मान लो अगर आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट कन्वेक्स के केस में बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब यहाँ बनती थी इमेज। तो उस केस में आप सोचो, जब आपका कन्वेक्स होता था तो आपका वी भी प्लस में आता था, याद है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा यही बनता था, कन्वेक्स में यही बनता था। यू है माइनस आता था क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा नेगेटिव आएगा, और फोकल लेंथ भी प्लस हो जाती थी। क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है कि भैया फोकस तो यहाँ होता था इसका। तो आप खुद सोचो, एम का फॉर्मूला एक और होता है -V/U। अब आप खुद सोचना, ध्यान सुनना, मान लो माइनस है और वी प्लस है, तो वी अपने साथ प्लस का साइन लाएगा, लेकिन जो u आएगा u अपने साथ माइनस का साइन लाएगा। माइनस प्लस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि उसमें जो आपका मैग्निफिकेशन आएगा इस केस में वो आपका प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U है, जिसमें से v तो प्लस आ रहा है लेकिन u माइनस आ रहा है, तो ऊपर ऑलरेडी एक माइनस है नीचे भी एक माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस कट के वहां पे आपका आंसर पॉजिटिव आता है। अब आपसे कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन जो है ना वो प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, तो आप सब छोड़ना। कभी भी अगर मान लो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो मिरर का केस में, तो आप बस क्या सोचना कि मिरर का केस है और मैग्नीट्यूड या मैग्निफिकेशन हमारा आ रहा है प्लस का आंसर, मतलब मैग्निफिकेशन हमारा प्लस आ रहा है, तो ये कौन सा केस है हमें ये सोचना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जान लेना तुरंत कि मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो H2/H1 और एक -V/U। पहले इससे बताता हूँ, आप खुद सोचो, ये कन्वेक्स ये कनकेव,
कनकेव में मेजरली आप यहाँ इमेज रखते थे और ऑब्जेक्ट रखते थे और इमेज आपकी मेजरली यहीं बनती थी, यानी कि ये तो प्लस लिखोगे और इसकी हाइट नेगेटिव लिखोगे, और प्लस माइनस जब भी आप करोगे तो आपका आंसर तो माइनस ही आएगा, यानी कि ये केस नहीं होने वाला। और कन्वेक्स केस में अगर आप यहाँ हाइट रखते थे तो आपके जनरली यही बनता था, यानी कि ये भी हाइट प्लस मानी जाती थी, ऊपर है, ये भी हाइट प्लस मानी जाती थी क्योंकि ऊपर है। तो ये दोनों केस कन्वेक्स का दिखा रहा है हमें, यानी कि और कन्वेक्स केस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। अब माइनस वी और यू के तरीके से सोचो तो ऐसे सोच लो कि वी की वैल्यू कनकेव में नेगेटिव आती है क्योंकि मेजरली इमेज यही बनती है, और ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होता है। तो अगर ऑलरेडी माइनस है और फिर वी भी माइनस आ रहा है और नीचे यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और फिर नीचे माइनस प्लस माइनस है, तो अल्टीमेटली माइनस आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर होता और यहाँ पर मेरा जो v है उसका वैल्यू प्लस होता और फोकस भी प्लस होता, लेकिन u तो अभी भी माइनस होता, तो मेरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज माइनस वी बाई यू, और माइनस वी की वैल्यू प्लस और u की वैल्यू माइनस, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि उसमें तो आंसर प्लस आता। तो इसका मतलब तो भैया मैग्निफिकेशन जब भी आपका प्लस आए तो समझ लो वर्चुअल इमेज बन रही है, और रियल इमेज बनेगी अगर मैग्निफिकेशन माइनस आए, इसका उल्टा हो। तो इस बात को कोई याद या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक सी बातें हैं मेरे भाइयों, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो इसको पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है मान लो, अब देखो समझना, मैं आपके सामने ही बना देता हूँ, ये कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा यही होता है, कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा यही होता है। अब डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, इमेज आपकी जो बनेगी वो मेजरली यही बनती है नेगेटिव, वो भी क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बन रही है, और इमेज इसकी यहाँ बनती है मेजरली पॉजिटिव। यहाँ फोकस आपका लेफ्ट साइड होता है, फोकस भी नेगेटिव, यहाँ फोकस आपका राइट साइड होता है, फोकस पॉजिटिव। देखो ये तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इमेज पॉजिटिव, इमेज जो बनेगी कौन सा केस है ये कंडीशन है राइट ऑफ मिरर, मतलब अगर अगर मान लो इमेज की बात कर रहे हो तो आपका मिरर के राइट में बने तो साइन पॉजिटिव लगाओगे। अब इस बात को ये राइट याद करोगे क्या, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो एक और समझ लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब पहले आप इसको ट्राई करना, ठीक है, मैं फिर डायग्राम बनाऊंगा, मैं डायग्राम से। अब इस बार वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, तो बेटा वस्तु ना 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब उसे रखा नहीं है कहीं, उसका साइज 5 सेंटीमीटर बता रहा है। कहता उसको हमने कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा वस्तु को, कन्वेक्स बना लो पहले, कन्वेक्स मिरर है और एक वस्तु को कन्वेक्स वस्तु को रख रहे हो, ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हो, यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर दूर रख रहे हो, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। कहता है इसका साइज 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, साइज भी बना दिया। अब क्या कहता है, कहता है जो कन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस मतलब जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जहाँ तक सेंटर है वो 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15, आधी होती है, तो फोकल लेंथ 15 हो जाएगी, और राइट साइड पे है फोकल लेंथ तो पॉजिटिव। इमेज भी आपको पता है v जो है ना वो भी आंसर पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि इमेज यही बनेगी, पर वो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, देखो हम कैलकुलेट करेंगे अपने आप आएगा, हम क्यों बोले आगे से, है ना। चलो आपको कहता है नेचर पोजीशन साइज बताओ इमेज का, यानी कि इस बार क्या नेचर की इमेज बनेगी, ठीक है, साइज और पोजीशन। आपको देखो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको पता है u की वैल्यू ये है, नेगेटिव होने वाली है, v की वैल्यू तो हमने निकालनी है, और f जो है वो हमारा प्लस होने वाला है। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप ट्राई कर लिए हो तो आ जाओ चेक करते हैं। देखो 1/v निकालना है प्लस 1/u, क्या वैल्यू होगी -10 बराबर 1/f, f होगा बस फर्क इतना है 15 होगा, 1/15, रेडियस 30 था, ध्यान रखना 1/v यहीं रखो, 10 को उधर भेज दो। ये देखो ये ध्यान रखना ये प्लस है और ये माइनस है, तो टोटल साइन क्या हो जाएगा -1/10, तो उधर तो 1/15 था, ये -1/10 उधर जाके प्लस का 1/10 होगा, और 15 और 10 का फिर से वही एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 के पाड़े में 30 2 नंबर पे आता है, 2 एकम 2, 10 के पाड़े में 3, 30 आता है 3 नंबर पे, 3 एकम 3, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 3 और 2 5/30, इसको काट लो 1 नंबर पे, इसको काट लो 6 नंबर पे, दोनों को उल्टा कर दो, ये v/1 हो जाएगा और ये 6/1 हो जाएगा, और v का आंसर हमारा 6 आ जाएगा। और देखो प्लस आ रहा है अपने आप, कुछ नहीं करा पर अपने आप प्लस आ रहा है,
इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है राइट साइड में। ये तो अभी हमने इसको पोजीशन बताई है कि पोजीशन का है, तो पहले इसकी पोजीशन हमें लिखनी पड़ेगी। बिहाइंड द मिरर एट 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम द पोल, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। H2/H1 फॉर्मूला और दूसरा -V/U फॉर्मूला। क्या आपको पता है आपका जो वस्तु था वो कितने साइज का था? हाँ, 5 सेंटीमीटर, उसे हम H1 कहते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा H2 और उसके नीचे 5 बराबर में -V। -V मतलब 6 और U मतलब -10। माइनस से माइनस कट गया, H2 यहीं रखा, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से और 10 आ जाएगा। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे। जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। अब आपको पता है कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट बड़ा होता था लेकिन इमेज छोटी बनती थी। देख लो, कुछ 5 सेंटीमीटर का था लेकिन इमेज 3 सेंटीमीटर की बनती है। क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेचर क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि शीशे के पीछे आप देख ही नहीं सकते, इसीलिए वर्चुअल इमेज है। रियल तो है ही नहीं इमेज, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, उसी साइज की है। क्योंकि देखो आपका जो H1 आया है, H2 आया भी है, वो पॉजिटिव आया है। देखो पॉजिटिव आया कि नहीं आया? देखो पॉजिटिव आया, प्लस का वैल्यू, इसका मतलब वो सीधा है ऊपर, नीचे की तरफ नहीं है। ठीक है। अब आपको कहता है कि मिरर्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लो, जो कि हमारा एक बेसिक सा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। आप बड़े ही आराम से डिफरेंस बता सकते हैं प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स, बिना उनको टच किए। सीधा दिख रहा है तो प्लेन है, बाहर की तरफ फूला हुआ है तो कन्वेक्स, अंदर की तरफ फूला थोड़ा लग रहा है कनकेव है। नहीं तो फिर कनकेव के पास जैसे ही जाओगे तो आपका साइज बड़ा नजर आने लग जाएगा। बड़ा नजर आए तो समझ जाओ कनकेव है। आप जैसे ही मिरर के पास जा रहे हो और आप उतने ही छोटे दिखते जा रहे हो तो कन्वेक्स है, और सेम साइज के दिख रहे हो तो प्लेन मिरर है। बस इतना ही तो है, और क्या है इसमें? इसमें तो यही समझा रखा है मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं है।